डेट आज 12 जुलाई 2023। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है ब्रूसेलोसिस डिसीज़। ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। रिसेंटली केरल में इसके इंसिडेंट देखे गए। एक लड़की 7 साल की प्रभावित पाई गई इस ब्रूसेलोसिस डिसीज़ से। तो इस डिसीज़ के बारे में जानना है, किससे होती है और क्या इसके सिम्टम और ट्रीटमेंट है। ये ब्रूसेलोसिस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। याद रखना, बैक्टीरिया से होती है ये, और ये एनिमल से ह्यूमन में फैल जाती है। ये किसको होती है? मोस्टली एनिमल को, पशुओं को, और पशुओं से पीपल में भी ये फैल जाती है। ये अधिकतर कैटल को होती है मोस्टली। कैटल का मतलब क्या होता है? गाय और बैल। कैटल को होती है, लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ कैटल को होती है। कैटल के अलावा ये स्वाइन यानी कि सुअर को भी हो सकती है, गोट, बकरी, सिप, भेड़ और डॉग को भी हो सकती है ये बीमारी। ये जो ब्रूसेला मेलिटेंसिस है, ये बैक्टीरिया का नाम है जिस बैक्टीरिया की वजह से ये डिसीज़ होती है, ब्रूसेलोसिस। ये ग्लोबली देखो, इस डिसीज़ के सिम्टम अधिकतर कंट्रियों में पाए गए हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया में पाए गए हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ में भी ये पाई जाती है डिसीज़। और हर एक एज के आदमी को हो सकती है, चाहे बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, और किसी को भी, नर हो, मादा हो, यानी कि लड़की लड़का, किसी को भी डिसीज़ हो सकती है। ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन इसका बहुत ही रेयर पाया जाता है। ये देखो, एनिमल से ह्यूमन में तो आ सकती है, लेकिन पर्सन से पर्सन इसके अफेक्ट करने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हैं। जैसे कोरोना वायरस पर्सन टू पर्सन फैलता है, इस तरह से ये नहीं फैलती है। और एनिमल से ये ह्यूमन में आती है, इसलिए इसको जूनेटिक डिसीज़ भी बोल सकते हैं। जूनेटिक डिसीज़ उसको बोलते हैं जो पशुओं से, एनिमल से आती है मानव में। ट्रांसमिशन कैसे होता है इसका? देखो, कोई एनिमल है, कोई प्रभावित है इस बीमारी से, अगर कोई आदमी उसके कांटेक्ट में आता है तो फिर ये बीमारी हो सकती है। या फिर उसका प्रोडक्ट खाता है, मान लो किसी गाय को हो रखी है, गाय का कच्चा दूध पी लिया, तो उस आदमी को हो जाएगी, क्योंकि ये रॉ आर्टिकल जो होते हैं, रॉ डेयरी प्रोडक्ट है या अनपेस्चराइज्ड डेयरी प्रोडक्ट हैं, उनको खाने से ये हो सकती है। समटाइम्स जो बैक्टीरिया है ब्रूसेलोसिस, ये देखो एयर और डायरेक्ट कांटेक्ट में आने पे भी फैल सकता है। एनिमल के पास आए, एनिमल सांस ले रहा है, तो एनिमल के पास आने पे भी ये फैल सकती है, लेकिन पर्सन टू पर्सन इसके फैलने के चांस बहुत ही कम हैं। सिम्टम क्या होते हैं इसके? लक्षण क्या होते हैं इसमें? देखो, फ्लू लाइक सिम्टम होते हैं, जैसे फीवर हो जाता है, वीकनेस, कमजोरी आ जाती है, मैलेज, बेचैनी होती है, वेट लॉस हो जाता है। ट्रीटमेंट क्या होता है? यूजुअली देखो, बैक्टीरियल डिसीज है और बैक्टीरिया के लिए एंटीबायोटिक दी जाती हैं, आपको पता है। तो एंटीबायोटिक के जरिए ये ठीक की जा सकती है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट कई सप्ताहों तक या कई महीनों तक चलता है, और ये बीमारी ठीक होने के बाद दोबारा भी हो सकती है। इन्फेक्शन दोबारा से अकर हो सकता है इस बीमारी का। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है सेल्फ क्लाउड। ये प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जीएस पेपर 1 के लिए, मेंस में ज्योग्राफी के लिए इम्पोर्टेंट है। रिसेंटली सेल्फ क्लाउड देखा गया उत्तराखंड के हरिद्वार में। ये आप देख सकते हो, कुछ इस तरह दिखाई देता है, इसकी शेप है क्लाउड की। देखो, हर एक क्लाउड की शेप, जो आकार होता है वो अलग अलग होता है। आपने टाइप्स ऑफ क्लाउड पढ़े होंगे एनसीईआरटी में, तो ये इस तरह का दिखता है, एक आर्क टाइप की बनी होती है। आर्क, चाप बोलते हैं हिंदी में आर्क को, ARC, आर्क। तो ये आर्क की तरह इसकी होता है। और ये थंडर स्टॉर्म जब होता है ना, थंडर स्टॉर्म, उस टाइम पे जनरली बनता है। तो इसकी डिटेल से जानते हैं। सेल्फ क्लाउड को आर्कस क्लाउड भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक आर्क बनी होती है। और ये थंडर स्टॉर्म जो होता है उसकी लीडिंग एज के साथ बनता है। थंडर स्टॉर्म क्या होता है? देखो, मेघ गर्जन, यानी कि जब बादल गरजते हैं और बिजली चमकती है, साथ में बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इस कोई बादल के गरजने और चमकने को, बिजली चमकने को ही थंडर स्टॉर्म कहा जाता है। कैसे बनता है, इसके लिए डिटेल में लेक्चर बना हुआ है, ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। ब्रीफली हम समझेंगे थंडर स्टॉर्म के बारे में लास्ट में, पहले सेल्फ क्लाउड के बारे में पढ़ लेते हैं। ये एक लो लाइंग क्लाउड है, मतलब ये अर्थ के थोड़ा पास रहता है, और हॉरिजॉन्टल क्लाउड है। इस तरह से आपने देखा होगा, ये ऊपर हॉरिजॉन्टल क्लाउड है, और सॉलिड क्लाउड है, काफ़ी सॉलिड होता है ये, और वेज लाइक शेप्ड होती है, इसकी आर्क की तरह शेप होती है, और हॉरिजॉन्टली रोटेट करता रहता है ये। कैसे फॉर्मेशन होती है, बनता कैसे है ये देखो, आपने फ्रंट के बारे में पढ़ा होगा ज्योग्राफी में। मान लो इधर से एक एयर जा रही है, मान लो ये विंड है, एयर मान लो, कोल्ड एंड डेंस एयर, कोल्ड एंड डेंस एयर। वैसे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर को विंड बोलते हैं।
अगर इस तरह से वर्टिकली जा रही है तो इसको एयर बोलते हैं या एयर करंट बोल देते हैं। तो मान लो ये एक कोल्ड और डेंस एयर है, कोल्ड और डेंस, डेंस का मतलब हैवी, भारी, ये भारी और ठंडी एयर है, हवा है, वायु है। और इधर से ये हो गई ठंडी और इधर से आ रही है आपकी मान लो ये गर्म हवा, वार्म एंड लाइट एयर, गर्म और हल्की हवा इधर से आ रही है। अब ये दोनों टकराएंगी, जब दोनों टकराएंगी तो इसमें क्या है, कोल्ड और हैवी डेंस एयर अगर ज़्यादा एक्टिव होती है तो यहाँ पे ना, यहाँ पे बन जाता है एक लाइंस टाइप से आपको इस तरह से, क्योंकि ये जो वार्म एयर है ये ऊपर चली जाती है और कोल्ड एयर नीचे आ जाती है, क्योंकि ये फोर्स करती है इसको। अगर ये कोल्ड और हैवी एयर, कोल्ड या डेंस या हैवी एयर अगर एक्टिव है, मतलब ये ज़्यादा ताकतवर है, तो यहाँ पे कोल्ड फ्रंट बनेगा। और अगर वार्म एयर ताकतवर है तो यहाँ पे, ताकतवर मतलब एक्टिव बोल सकते हो इंग्लिश में, एक्टिव, ताकतवर आपको समझाने के लिए, मतलब ज़्यादा इसमें फोर्स है वार्म और लाइट एयर में, तो यहाँ पे बनेगा वार्म फ्रंट। अब ये फ्रंट बनता है ना, ये ऊपर जैसे हवा गई, अब ऊपर हवा जाएगी तो ये क्या होगा, हवा ऊपर जाएगी तो ये कूल होगी, जैसे वार्म एयर है ये गर्म है, ठंडी होगी अब हवा जैसे ऊपर जाएगी ये एयर। अब ये जब एयर ऊपर जाएगी, अब जब ठंडी होगी तो क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन को हिंदी में बोलते हैं संघनन, कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन होगा तो ये हवा से क्या होगा, हवा से ये मतलब जो एयर ऊपर जा रही थी वो एयर में जो मॉइस्चर, मतलब एयर में आसपास जो मॉइस्चर है वो क्या होगा, वो चेंज हो जाएगी उसकी फॉर्म। चेंज जब फॉर्म हो जाएगी तो क्या होगा, इससे एक लेटेंट हीट निकलेगी। लेटेंट हीट का मतलब होता है, लेटेंट का मतलब हिडन होता है, हिडन हीट। क्या होगा, जब एयर ऊपर जाएगी, अभी तो ये मॉइस्चर फॉर्म में थी, गैस की फॉर्म में थी, जैसे ये ठंडी होगी तो ये गैस से किस में चेंज हो जाएगी, लिक्विड में, छोटी छोटी बूंदें बन जाएंगी, छोटी छोटी क्रिस्टल बूंदें। अब ये सारा कंसेप्ट हमने थंडरस्टॉर्म में क्लाउड फॉर्मेशन का लेक्चर बना हुआ है, डिटेल में ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो, यहाँ सिर्फ मैं आपको ब्रीफली बता रहा हूँ। अब यहाँ पे जब कंडेंसेशन होगा तो यहाँ पे बादल बनना शुरू हो जाएंगे, आसपास धूल के कण होंगे, एरोसोल्स होंगे, उसके आसपास ये जो पानी की बूंदें जमना शुरू हो जाएंगी और बहुत बड़ा क्लाउड बन जाएगा। अब ये क्लाउड की जो शेप है किस वजह से बनती है, जब कोल्ड एयर और वार्म एयर आपस में टकराती हैं तो कोल्ड एयर नीचे चली जाती है ग्राउंड की तरफ और वार्म एयर ऊपर की तरफ चली जाती है। और अगर साथ में थंडर स्टॉर्म हो रहा हो, थंडर स्टॉर्म का मतलब यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है और एयर ऊपर जा रही है टेम्परेचर की वजह से, क्योंकि गर्म हवा है तो ऊपर जाएगी। कोई भी गर्म चीज़ ऊपर की तरफ जाती है, जैसे आपने गैस पे, अपने घर में गैस चूल्हा होता है उस पर कभी पानी गर्म किया है तो उस पर भाप उठती है, वो किस तरफ जाती है, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ जाती है। तो इस तरह से गर्म हो जाती है इसलिए जाते हैं ऊपर, तो हल्की चीज़ ऊपर की तरफ जाएगी, वार्म है ऊपर की तरफ जाएगी तो ठंडी होगी, तो ये बादल बनाएगी। अब यहाँ से लेटेंट हीट निकलेगी, अब ये जो ठंडी हवा है फिर ये नीचे की तरफ आ जाएगी, जो ठंडी एयर है, एयर बोलेंगे हम इसे, ठंडी एयर नीचे की तरफ आ जाएगी। अब नीचे की तरफ आएगी तो फिर ये गर्म हो जाएगी, फिर ऊपर की तरफ चली जाएगी, तो ये प्रोसेस चलता रहता है। नीचे आई, गर्म हुई, ऊपर चली गई, ठंडी हुई, फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर चली गई, नीचे आई, ऊपर चली गई, ये प्रोसेस चलता रहता है ना। तो यहाँ पे बादल बनते रहते हैं, साथ में कंडेंसेशन क्रिया होती रहती है। ये सारा प्रोसेस हमने डिटेल में उस लेक्चर में समझा है जिसमें क्लाउड फॉर्मेशन समझा है, तो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे ये प्रोसेस चलने की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव ये चार्ज क्रिएट हो जाते हैं, जिनकी वजह से ये जब आपस में टकराते हैं तो लाइटनिंग होती है। जैसे आपने अपने घर में जो बिजली के दो तार होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक में करंट आ रहा होता है, एक में अर्थिंग का होता है, अगर दोनों को आप टच कर दोगे तो स्पार्क होता है कि नहीं, उसमें आग निकलती है। तो इस तरह से जब ये दोनों टकराते हैं तो यहाँ पे लाइटनिंग हमें दिखाई देती है। और जैसे ही यहाँ पे हवा होती है आसपास, एकदम से इतनी फोर्स लगती है यहाँ पे, वो फोर्स हवा को, जो यहाँ पे आसपास हवा या एयर है, वो इसको एक्सपेंड कर देती है। एकदम से ये हवा है, जैसे यहाँ पे हवा का ये पैकेट है, इसको एक्सपेंड कर देगी। एक्सपेंड मतलब फैल जाएगा, ये हवा इतनी सी एकदम से अचानक से बहुत लार्ज क्वांटिटी में फैल जाएगी। और ये जैसी हवा फैलेगी, एक्सपेंड होगी, तो इससे एक आवाज़ निकलती है जो हमें गर्जन की तरह सुनाई देती है, जो हम कहते हैं बादल गरज रहे हैं। वो हवा एक्सपेंड होती है बादलों के अंदर या बादलों से बाहर,
जो ये प्रोसेस चल रहा होता है, तो इसी को बोलते हैं थंडरस्टॉर्म। जब ये थंडरस्टॉर्म बन रहा होता है और जब ये नीचे कोल्ड और वार्म एयर टकराती हैं, फ्रंट बनती हैं, बादल बनते हैं, उसी टाइम पे ये सेल्फ क्लाउड बनते हैं। ये सारा प्रोसेस है, ये आपने अच्छे से देखा, समझ गए होंगे आप, यहाँ पे पढ़ सकते हो आप। अब थोड़ा थंडरस्टॉर्म के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ ऑलरेडी हम समझ चुके हैं। थंडरस्टॉर्म उस टाइम पे होता है, रेन शावर भी हो सकता है उस टाइम पे, और थंडरिंग होती है, लाइटनिंग होती है, साथ में गर्जन और बादल में बिजली चमकती है। कैसे बनता है थंडरस्टॉर्म? वार्म मॉइस्ट एयर होती है, ऊपर जाती है, कोल्ड हो जाती है, फिर ये नीचे आती है, गर्म हो जाती है, फिर ऊपर जाती है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है और कंडेंसेशन होता है, साथ में ड्रॉपलेट निकलती रहती है, बादल बन जाता है और फिर ये थंडरस्टॉर्म बन जाता है, बादल बन जाते हैं, साथ में बारिश भी हो सकती है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है, एयर का, कूल्ड एयर का नीचे आना और वार्म एयर का ऊपर जाना, तो इसकी वजह से ये थंडरस्टॉर्म बनता है। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है अर्बन 20 समिट। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है मेनली। अर्बन 20 समिट है क्या? देखो, अभी रिसेंटली 7 से 8 जुलाई में ये हुआ है। कहाँ पे? इंडिया के गुजरात स्टेट में गांधीनगर शहर है जो, वहाँ पे हुआ है। गांधीनगर जो कैपिटल है गुजरात की, वहाँ पे। होस्ट किसने किया है इसको? चेयरमैन कौन रहा है इसका? चेयरपर्सन मतलब सिटी अहमदाबाद। और अहमदाबाद सिटी कैसे, कौन चेयर करेगा अहमदाबाद की तरफ से? अहमदाबाद सिटी के जो मेयर होते हैं, मेयर होते हैं ना जो सिटी के, वो इसको चेयर, मतलब उन्होंने इसको चेयर किया था, वो इसके अध्यक्ष थे। जो ये मीटिंग हुई थी अर्बन 20 की, 2 दिन की मीटिंग हुई थी। कहाँ पे? गांधीनगर में। चेयर किसने किया था, होस्ट किसने किया था? अहमदाबाद सिटी ने, अहमदाबाद की तरफ से मेयर, अहमदाबाद के मेयर ने। इसमें जो G20 के लीडर हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। G20 के लीडर का मतलब है G20 मेंबर हैं। G20 आपको पता है 19 कंट्रीज़ हैं इसमें, प्लस यूरोपियन यूनियन, 19 कंट्रियों का देश है। मतलब 19 कंट्री जो देश हैं, 19 कंट्री हैं जो देश हैं, वो इसके मेंबर है, प्लस एक संस्था है यूरोपियन यूनियन। तो ये G20 बोलते हैं इसलिए इसको। लेकिन याद रखना 20 कंट्रीज नहीं है इसमें, 19 कंट्रीज है, प्लस एक ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपियन यूनियन। इस कंट्री से सिटी आती हैं जो पार्टिसिपेट करती हैं, और उस सिटी से कौन पार्टिसिपेट करते हैं? उस सिटी के मेयर। जैसे अहमदाबाद सिटी के मेयर है, ऐसे हर एक सिटी के मेयर आएंगे। ये कब स्टार्ट किया गया था? 2017 में वन प्लानेट समिट चल रहा था पेरिस में, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस में, वहाँ पे ये इनिशिएटिव शुरू किया था, सिटी डिप्लोमेसी इनिशिएटिव, 12 दिसंबर 2017 को। इसका मकसद क्या है, बस आपको ये जानना है। देखो, इसमें क्या है, G20 से सिटी पार्टिसिपेट करती हैं और वो सिटी आपस में यहाँ पे कोऑपरेट करती हैं और ये बताती हैं कि अर्बन डेवलपमेंट के सामने क्या क्या इश्यू हैं, हमें शहरों में विकास करना है तो क्या क्या परेशानियाँ आ रही हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, उनको निपटाना है। जैसे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इशू भी यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं, जलवायु परिवर्तन से। सोशल इंक्लूजन, समाज में हर एक आदमी का, सिटी में हर एक आदमी का इंक्लूजन हो, सबको मतलब जो भी फैसिलिटी हैं वो प्रोवाइड हो सिटी में, इसके लिए यहाँ पे डिस्कशन किया जाता है। सस्टेनेबल मोबिलिटी कैसे हो, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉल्यूशन ना हो व्हीकल से, ये कैसे ध्यान रखा जाए। अफोर्डेबल हाउसिंग हो सिटी में सबके लिए, और कलेक्टिव सॉल्यूशन हो इन सब के लिए। तो ये सब कुछ यहाँ पे डिस्कशन होता है। एक ग्रुप है C40 सिटीज़ का, एक है यूनाइटेड सिटीज़ एंड लोकल गवर्नमेंट। ये U20 लीडर हैं जो U20 मतलब U20 को कन्वीन करते हैं, और जो G20 का होस्ट कंट्री होता है वो कंट्री का ही इसे होस्ट करता है। जैसे मान लो अभी G20 का होस्ट कंट्री कौन है? इंडिया। G20 की प्रेसिडेंटशिप किसके पास है? इंडिया के पास। तो इंडिया की कोई सिटी U20 को लीड करेगी, यानी कि उसके चेयर होगी, उसको होस्ट करेगी। जैसे U20 को इस साल अहमदाबाद ने किया, अहमदाबाद के चेयरमैन मतलब मेयर ने होस्ट किया। क्यों? क्योंकि G20 की लीडरशिप इंडिया के पास है, मेंबर्स मतलब अध्यक्षता, चेयरमैनशिप, इसलिए इंडिया ने ही इसको चेयर किया। तो हम इंडिया की तरफ से अहमदाबाद सिटी ने किया। इसमें देखो 6 प्रायोरिटी एरियाज़ यहाँ पे आइडेंटिफाई किए गए कलेक्टिवली U20 सिटीज़ ने। कौन कौन से? यही हैं, जैसे इन्वायरमेंट रिलेटेड है एक, इन्वायरमेंटली बिहेवियर है, जो रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर उसको प्रमोट करना है। क्लाइमेट फाइनेंस के लिए एक्सेलरेट करना है सिटीज़ को। लोकल कल्चर और इकोनॉमी में चैम्पियन बनाना है। वाटर सिक्योरिटी को इंश्योर करना है सारी सिटीज़ में। डिजिटल अर्बन फ्यूचर को कैटलाइज करना है, और अर्बन प्लानिंग गवर्नेंस को री इन्वेंट करना है। तो यही है इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है नारी अदालत।
ये प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जीएस पेपर 2 और 3 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। देखो बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, इंडियन गवर्नमेंट इसको लॉन्च करने जा रही है। एक यूनिक इसे इनिशिएटिव है जिसका नाम नारी अदालत होगा या वुमन ओनली कोर्ट्स। ये विलेज लेवल पे गांव गांव में खोले जाएंगे। किस लिए? देखो महिलाओं के साथ जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है, घरेलू हिंसा, महिलाओं को उनके पति मारते पीटते हैं, तो इसके जो केसेज आते हैं वो कोर्ट में ना जाने के बजाय, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं उनमें जाने के बजाय ये गांव में जो खोले जाएंगे नारी अदालत, यहीं पे सुलझाए जाएंगे सारे के सारे केस। या फिर प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड, कोई महिला की प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड केसेज हैं, सारे ये केसेस नारी अदालत में सुलझाए जाएंगे। ये पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब है पहले ये असम और जम्मू कश्मीर, मतलब पहले छोटे एरिया में ये लागू करके देखा जाता है। अगर वहाँ पे सही से इम्प्लीमेंट हुआ तो पूरे देश में इसको लागू कर देंगे। शुरुआत में असम और जम्मू कश्मीर के 50 गाँवों में ये नारी अदालत खोली जाएंगी अगस्त में इस साल। फिर बाद में रेस्ट ऑफ द कंट्री में एक्सपेंड कर दी जाएंगी। इसमें मेंबर कौन होंगे नारी अदालत में? 7 से 9 मेंबर होंगे, कम से कम 7, ज़्यादा से ज़्यादा 9। और आधे मेंबर तो इसमें देखो जो होंगे वो ग्राम पंचायत इलेक्टेड करेगी। जैसे जिस गांव में नारी अदालत खोली जाएगी वहाँ की ग्राम पंचायत है जो, वो इलेक्ट करेगी आधे मेंबर को। इन्हें बोला जाएगा न्याय सखी या लीगल फ्रेंड्स। और आधे मेंबर होंगे महिला, वो महिला गांव के लोग हैं जो, वही नॉमिनेट करेंगे। कोई टीचर हो सकती है गांव की, या कोई डॉक्टर हो सकती है, या कोई सोशल वर्कर है जो, वो हो सकती है। तो आधी मेंबर महिला होंगी इस नारी अदालत में जो मेंबर होंगे। इसके चेयरपर्सन यानी कि अध्यक्ष कौन होगा? नारी अदालत का जो हेड या अध्यक्ष होगा वो उसे बोलेंगे मुख्य न्याय सखी या चीफ लीगल फ्रेंड। ये न्याय सखी जो होंगी वो आपस में चूज करेंगी। जो 7 से 9 मेंबर ये इसमें इलेक्ट किए जाएंगे, नॉमिनेट किए जाएंगे, वो मिलके एक मुख्य न्याय सखी को अपॉइंट करेंगे। और इसका कार्यकाल 6 महीने का होगा। 6 महीने तक हेड रहेंगी ये, कोई भी मेंबर जो होगा, और फिर उसके बाद हट जाएंगी। फिर दूसरा हेड चुना जाएगा 6 महीने के बाद। एम क्या है इसका? लक्ष्य यही है, जो सोशल स्कीम्स हैं महिलाओं के बारे में, उनके बारे में सबको अवगत किया जाए, गाँव में जागरूक किया जाए, अवेयरनेस फैलाई जाए, और जस्टिस भी दिया जाए। उनके कोई दुख हैं उनको सुलझाया जाए। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन होगा। ये काउंसलिंग कर सकती हैं कोई महिला इस नारी अदालत में जाके अपने कोई परेशानी के बारे में। मतलब परेशानी का मतलब जैसे डोमेस्टिक वायलेंस है, प्रॉपर्टी राइट्स है, या कोई उनके साथ हिंसा हो रही है किसी तरह की भी, उनके बारे में। तो ये ग्रीवेंसल रिड्रेसल सिस्टम की तरह काम करेगा, ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम की तरह। और देखो मिशन शक्ति चला रखा है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने, किस लिए? महिलाओं को सेफ्टी, सिक्योरिटी और एम्पावरमेंट प्रोवाइड करने के लिए। उसी का ही पार्ट है एक तरह से नारी अदालत। ये स्कीम इंस्पिरेशन कहाँ से लेती है? देखो 2014-15 तक हमारे इंडिया में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है जो, राष्ट्रीय महिला आयोग, वो पारिवारिक महिला लोक अदालत चलाता था। लेकिन ये 2014-15 में ख़त्म हो गई, बंद कर दी गई पारिवारिक महिला लोक अदालत। तो इसी से इंस्पिरेशन, प्रेरणा लेके ये नारी अदालत खोली जा रही है दोबारा से। इसका इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा? इसमें देखो कई सारे मंत्रालय मिलकर काम करेंगे, और साथ में कॉमन सर्विस सेंटर। एक है महिला और बाल विकास मंत्रालय, वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। एक है पंचायती राज मिनिस्ट्री, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, कॉमन सर्विस सेंटर, और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये सारे मिलके इसको लागू करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ फिशेज। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है मेनली, और जीएस पेपर 3 के लिए मेंस में। रिसेंटली देखो सेंटर फॉर मेरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट है विशाखापत्तनम में, ये कैप्टिव ब्रीडिंग कर रहा है। किसकी? फिशेज की, मछलियों की। कौन कौन सी मछलियों की? ये देखो 3 मछली हैं, ग्रुपर्स, जॉन स्नैपर, इंडियन पोम्पैनो। ये देखो नाम आपको याद रखने हैं। सिंपली आपको ये पूछ लेते हैं कि ये क्या हैं? ग्रुपर, जॉन स्नैपर, इंडियन पोम्पैनो, ये क्या हैं? फिशेज हैं, बर्ड हैं, या एनिमल हैं? इस तरह से पूछ लेते हैं। तो ये फिशेज की वैरायटी है, मछलियों की वैरायटी है। नाम है मछलियों के, ग्रुपर, जॉन स्नैपर और इंडियन पोम्पैनो। जो ग्रुपर है वो 9 किलो तक की हो सकती है, 9 किलोग्राम तक की, और इसे लोकल भाषा में जहाँ पे पाई जाती है इसे बोनथालू बोलते हैं। जॉन स्नैपर है, ये 8 किलोग्राम तक की हो सकती है, इसे अप्पालू चेपा बोलते हैं लोकल भाषा में। इंडियन पोम्पानो है, ये 2.5 से 5 किलो तक की हो सकती है, इसे चंदू वापरा बोलते हैं।
तो ये फिशेज हैं जो ये कैप्टिव ब्रीडिंग में की जा रही हैं। तो हमें ये जानना कैप्टिव ब्रीडिंग क्या होता है। देखो कैप्टिव ब्रीडिंग का मतलब है, एक तो देखो नेचुरली समुद्र में मछलियाँ उग रही हैं अपने आप, मतलब उगने का मतलब वहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है और इनका ब्रीडिंग हो रही है। लेकिन अगर मान लो हम एक तालाब है, एक तालाब में बना के यहाँ पे और कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में अगर फिश को मतलब यहाँ पे प्रोडक्शन करें फिश का, या कोई फार्म बना लें, कोई खेत में पानी भर के वहाँ पे करें, तो ये जो कंट्रोल इन्वायरमेंट में हम फिशिंग करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं फिशेज़ की, इसी को बोलते हैं कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ फिशेज़। तो ये ब्रीडिंग करने की या फिश को रियर करने की, पालने की कंट्रोल इन्वायरमेंट में एक विधि है जिसको हम कैप्टिव ब्रीडिंग बोलते हैं। इंडिया का स्टेटस क्या है फिश प्रोडक्शन में? पूरे वर्ल्ड में इंडिया थर्ड लार्जेस्ट फिश प्रोडक्शन में आता है, थर्ड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री है, तीसरे नंबर पे है इंडिया। पूरे ग्लोबल में जितनी फिश का प्रोडक्शन होता है 8% इंडिया कंट्रीब्यूट करता है। और एक्वाकल्चर प्रोडक्शन में इंडिया सेकंड नंबर पे। एक्वाकल्चर का मतलब क्या है? देखो एक्वाकल्चर में फिश प्रोडक्शन भी आता है। एक्वाकल्चर में मतलब पानी में जो खेती की जाती है, पानी में खेती का मतलब समुद्र में या फिर जो लेक झील है या नदी है या जहाँ पे कहीं पे पानी भरा रहता है वहाँ पे। जैसे ये नहीं है कि सिर्फ तालाब में या समुद्र में मछलियाँ ही कोई उत्पादन होता है, बहुत सारी वीड भी होती हैं, घास की वैरायटी या फूड भी होते हैं, जो मेडिसिनल प्लांट भी होते हैं, फूड के लिए भी काम में आते हैं, इस तरह के प्लांट वगैरह भी उगाए जाते हैं पानी में। तो ये सब आते हैं एक्वाकल्चर में। तो फिश प्रोडक्शन एक्वाकल्चर का एक पार्ट है। तो एक्वाकल्चर में सेकंड नंबर पे इंडिया पूरे वर्ल्ड में, और फिश प्रोडक्शन में थर्ड नंबर पे। अब जान लेते हैं सेंटर के बारे में, इंस्टीट्यूट के बारे में जो ये कैप्टिव ब्रीडिंग कर रहा है फिश की। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। सेंट्रल मेरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका हेडक्वार्टर कोची में है, केरल में है कोची। वहाँ पे कब बनाया गया था? 1947 में। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, इस मंत्रालय के अंदर काम करता है। और मेरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए, मतलब ट्रॉपिकल मेरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट है पूरे वर्ल्ड में, तो उनमें से एक लीडिंग इंस्टीट्यूट है ये हमारे इंडिया का, सेंट्रल मेरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो यही था इसके बारे में, और यही टॉपिक थे आज के। कुछ वन लाइनर टॉपिक है उनके बारे में देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी। एक देखो, उड़ीसा ने ना, उड़ीसा की एक लैंग्वेज है, उड़ीसा में बोली जाती है कुई लैंग्वेज। कुई लैंग्वेज, इसको 8th शेड्यूल में डालने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन की है, सिफारिश की है कि कुई लैंग्वेज को 8वें शेड्यूल में डाला जाए। आप सबको पता है हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल हैं, 12 शेड्यूल, इंग्लिश में शेड्यूल बोलते हैं, हिंदी में अनुसूची। इनमें से जो 8वां शेड्यूल है उसमें 22 भाषाएं हैं। जब ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बना था तो इसमें 14 भाषाएं थी, लेकिन ये धीरे धीरे अमेंडमेंट करके 22 कर दी, अभी टोटल 22 भाषाएं। इनका फ़ायदा क्या है? देखो इनका फ़ायदा ये, जब ये ड्यूल लैंग्वेज में कोई आ जाता है, इसका मतलब एक प्रॉपर ग्रामर है, प्रॉपर यूज होती है, और उसके लिए उस भाषा में इंसान पढ़ भी सकते हैं, स्कूल में वो भाषा लागू की जा सकती है, और वो भाषा में एग्ज़ाम भी दे सकते हो आप। जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम देना, आपको 22 भाषा में से कोई सी भाषा आप चूज कर सकते हो। तो ये फ़ायदे होते हैं इसके। तो ये जब ओरिजिनली 14 भाषा थी, अब 22 भाषा हो गई हैं, तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने कहा है कुई लैंग्वेज को भी 8वें शेड्यूल में डाला जाए। तो कुई लैंग्वेज है जो उड़ीसा के लोगों के द्वारा बोली जाती है, और उड़ीसा में मेनली जो एक कम्युनिटी है जिसका नाम है कांधला, कांधला कम्युनिटी, सॉरी कांधला नहीं, कांधा, कांधा या कांध, इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ और भी हो सकती है उड़िया भाषा में, KANDHA, कांधा कम्युनिटी। ये कांधा कम्युनिटी है जो ये बोलती है कुई लैंग्वेज। और कुई जो भाषा है, लैंग्वेज, इसको कई और नाम से भी जानते हैं, जैसे इसको कोंद भी बोलते हैं, कोंद या कोंड, या खोंडी के नाम से भी जानते हैं, या खोंड या खोंडी के नाम से जानते हैं इसको, या इसे खोंडोल भी बोलते हैं। और ये किस लिपि में लिखी जाती है, मतलब स्क्रिप्ट क्या है इसकी? उड़िया स्क्रिप्ट यूज की जाती है इसके लिए, जिसमें उड़िया लैंग्वेज लिखी जाती है, उड़िया स्क्रिप्ट ही इसके लिए यूज की जाती है। और कौन सी फैमिली की है? द्रविडियन फैमिली की, द्रविडियन फैमिली की है। तो यही था इसके बारे में। एक देखो मुखूर्ती नेशनल पार्क, मुखूर्ती नेशनल पार्क, ये न्यूज में था। नेशनल पार्क को हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय उद्यान। तो ये नेशनल पार्क न्यूज में था। कहाँ पे है ये? तमिलनाडु पे जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी का प्लेट्यू है वहाँ पे, तो वहाँ पे सिचुएटेड है ये, तमिलनाडु में। और देखो ये
एक है आपका मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व या मुदुमलाई नेशनल पार्क भी है, और एक है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। इन दोनों के बीच में पड़ता है ये। और साइलेंट वैली नेशनल पार्क, मुखूर्ती नेशनल पार्क और मुदुमलाई नेशनल पार्क, ये सब नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं जो वहाँ पे है ये लोकेटेड। एक देखो लंबानी या लंबाबी, लंबानी एम्ब्रॉयडरी न्यूज में थी। ये क्या है? एम्ब्रॉयडरी किसको बोलते हैं? एम्ब्रॉयडरी बोलते हैं कढ़ाई, जैसे कपड़ों पे कढ़ाई करते हैं ना हाथों से, बहुत सारी महिलाएं कपड़ों पे कढ़ाई करती हैं, औरतें भी, आदमी भी, पुरुष औरत दोनों करते हैं। तो ये लंबानी एम्ब्रॉयडरी अभी न्यूज में है। कौन करता है इसको? लंबानी कम्युनिटी है, लंबानी कम्युनिटी है। लंबानी कम्युनिटी को फेमसली मतलब बंजारा भी बोलते हैं, बंजारा, बंजारा कम्युनिटी मतलब कास्ट है, लंबानी बोलते हैं या बंजारा बोलते हैं इनको। तो ये लंबानी एम्ब्रॉयडरी करती है, टेक्सटाइल पे करती है, कपड़ों पे कढ़ाई करती है। और किसकी वजह से? कलरफुल थ्रेड की मतलब मदद से धागा लेती है जो कलरफुल होता है, उसकी वजह से कढ़ाई करती है। और उसमें मिरर भी लगाते हैं ये, जैसे आपने देखा होगा साड़ियों में बहुत सारे छोटे छोटे शीशे लगे होते हैं, मिरर, आईने, तो ये भी लगाते हैं इस कढ़ाई के साथ साथ। और इस लंबानी एम्ब्रॉयडरी को जीआई टैग भी मिला हुआ है, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। जीआई टैग क्या होता है ये बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं, अलग से लेक्चर भी बना हुआ है, इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। और ये मोस्टली जो लंबानी कम्युनिटी है कहाँ पे पाई जाती है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में पाई जाती है, साउथ इंडिया में लंबानी कम्युनिटी मोस्टली। लेकिन और कई सारे स्टेट में भी मिलती है और जगह पे भी, लेकिन अधिकतर यहीं पे इनकी पॉपुलेशन पाई जाती है। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है, एक सिंड्रोम है गुलेन या गिलेन बर्रे, BARRE, गुलेन बर्रे सिंड्रोम। ये न्यूज में था। ये क्या है? ये एक डिसीज है, गुलेन बर्रे सिंड्रोम। ये देखो बैक्टीरिया से भी हो सकती है और वायरस से भी हो सकती है, बैक्टीरिया और वायरस दोनों से हो सकती है। इसमें क्या होता है? इसमें देखो हमारा जो बॉडी की इम्यूनिटी है, प्रतिरोधक क्षमता, हमारी बॉडी को बचाने के लिए होती है, कंजर्व करने के लिए। लेकिन जब ये बीमारी हो जाती है हमारी बॉडी का इम्यूनिटी हमको ही अटैक करने लगती है, इसलिए इसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। मतलब हर एक बीमारी को बोल सकते हैं जो हमारी इम्यूनिटी हमको ही अटैक करे उस बीमारी में, उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसीज या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो एक रेयर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ये, जो बैक्टीरिया और वायरस की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट देखो एक ईडार, ये टर्म न्यूज में थी, ईडार। इसका क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट। ये एक एक्सीडेंट की रिपोर्ट है। इसमें क्या होता है, कभी मान लो रोड पे एक्सीडेंट हो जाए तो पुलिस वाले क्या करते हैं, ये एक एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ पे फ़ोटो खींचते हैं और फोटो को अपलोड कर देते हैं। वो फ़ोटो जहाँ से खींचिए इसकी लोकेशन आ जाएगी कि वहाँ एक्सीडेंट हुए हैं। अब ये पता लग जाता है कि कहाँ पे ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं, और रिपोर्ट भी पता लग जाती है किस टाइम पे एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ, सारा कुछ। तो एक रिपोर्ट तैयार हो जाती है कि जितने भी रोड पे एक्सीडेंट होते हैं। इसे देखो या तो ईडार बोलते हैं, ई डिटेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट, या फिर IRD के नाम से भी जानते हैं। आई का मतलब इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस, मतलब इसमें डेटा तैयार किया जाता है। किसका इनिशिएटिव है ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, जो उस मंत्रालय का इनिशिएटिव है ये। और इसमें देखो वर्ल्ड बैंक भी इसके लिए फंडिंग देता है, वित्तीय सहायता करता है वर्ल्ड बैंक इसके लिए, इसका डेटा तैयार करने के लिए। एक देखो कैंडिडा, ये एक फंगस है, कैंडिडा ओरिस नाम की फंगस अभी न्यूज में थी, कैंडिडा ओरस। ये कई सारे कुत्तों में देखी गई। तो ये कैंडिडा ओरिस है जो, ये एक देखो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस फंगस है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस फंगस का क्या मतलब है? देखो फंगस से कोई बीमारी होती है उसको ठीक करने के लिए एंटी फंगल दवाई दी जाती हैं। जैसे बैक्टीरिया को ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक दवाई दी जाती है, एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक। ऐसे फंगस को ठीक करने के लिए एंटी फंगस या एंटी फंगल दवाइयाँ दी जाती हैं। लेकिन अगर वो दवाइयाँ दी जाती हैं और ये फंगस उससे ठीक ना हो तो, और या 2-3 दवाई दी जाएं उससे भी ठीक ना हो, तो उसको बोल देते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस हो गया इसको। यानी कि बहुत सारी ड्रग ऐसी हैं जिनका प्रभाव इस फंगस पे पड़ ही नहीं रहा है, तो ये होगा मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट फंगस। ये
ठीक किससे की जाती है फिर? और भी ताकतवर दवाइयाँ बनाई जाती हैं, एंटी फंगल दवाइयाँ, जैसे इसके लिए ये इक्किनो, या इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ और भी हो सकता है मेडिकल टर्म में, ECHINOCANDING, एक्इनोकैंडिंग। एक्इनोकैंडिंग नाम की एंटी फंगल ड्रग्स प्रोवाइड की जाती हैं इसे ट्रीट करने के लिए, सही करने के लिए। तो यही टॉपिक थे आज के।